जी हाँ, नमस्कार साथियों, इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का पुनः स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे भोजन को समझने वाले साथियों। और भोजन एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो सीटीएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ओल्ड पेपर हल कर रहे होंगे, सो साइंस में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे और साइंस के सभी टॉपिकों को यहाँ पे हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा भोजन, जो कि काफ़ी अच्छे बुकों का निचोड़ है और एनसीईआरटी के आधार पे है, जो कि आपको काफ़ी यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिलने वाले हैं। और इस क्लास में मैं बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट जो है पॉइंट लेके आया हूँ साथियों, जो सीटेट डायरेक्ट ही पूछता है, ठीक है? सो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा यदि आप इस क्लास को पूरा-पूरा देखते हो, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है? सो हम सबसे पहले नज़र डालते हैं साथियों भोजन पे। सो भोजन क्यों आवश्यक है? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। सो आप सभी को पता है साथियों कि हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? सो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी का एक और एक, केवल एक ही स्रोत हमें दिखाई देता है बॉडी के लिए, वो है भोजन। सो भोजन के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है और इंसान ही नहीं, कोई भी जीव जो है जीवित जीव जीवित नहीं रह सकता भोजन के बिना, ठीक है? तो उसके उसे एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलेगा भोजन से, ठीक है? सो इसीलिए भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? अच्छा, यदि मैं इसको इसको भोजन को यदि मैं एक परिभाषा के रूप में आप लोगों को बताने का प्रयास करूँ, तो आपको ये याद रखना है कि वे पदार्थ जो सभी जीवधारियों में क्या वे पदार्थ जो सभी जीवधारियों में ऊर्जा, वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ साथियों, क्या कि भोजन जो है, भोजन वह पदार्थ है जो प्रत्येक जीवधारी के लिए, है ना? इस धरती पे कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीवधारी के लिए, प्रत्येक जीव के लिए हम कह सकते हैं उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के साथ-साथ में यदि उसको वृद्धि करना है ना? या फिर उसके ऊतकों की मरम्मत करना है, तो ऊतकों की मरम्मत के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी होगा भोजन से। अब यहाँ पे ऊतकों की मरम्मत को यदि बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करता हूँ। ऊतक में वो होगा साथियों, यदि आपके बॉडी में कहीं क्या होता है, चोट लग जाता है, जब जिस जगह पे चोट लगता है ना, वहाँ के जो ऊतक हैं वो या तो मर जाते हैं, है ना? मर जाते हैं, तो उस जगह को कवर करने के लिए क्या होता है, आइट साइड में जो ऊतक होते हैं, वो नए ऊतक बनाते हैं और उस प्रकार नए ऊतक जो बन के फिर पुनः फिर से वहाँ पे जो है नए मांस का निर्माण होता है ना? सो उसके लिए भी आपके पास में चाहिए एनर्जी और वो एनर्जी केवल और केवल भोजन से मिलने वाली है, ठीक है? सो इससे आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि भोजन क्या होता है, वह पदार्थ या वह पदार्थ जो जीवधारियों के लिए, प्रत्येक जीव के लिए आप कह सकते हैं, जिनको ऊर्जा, वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए चाहिए, उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं भोजन। और प्रत्येक क्रियाओं को करने के लिए भी, जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए भी क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अब प्रत्येक प्रक्रिया या हम कह सकते हैं यहाँ पे जैविक क्रियाएँ से आप क्या समझें, जैसे आपको श्वास लेना है ना? या फिर श्वास छोड़ना है, तो यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए। सो ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है? भोजन से ही मिलेगी, ठीक है? सो इसका जो है परिभाषा है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में बहुत सारे साथी जो है अ, बुक परचेज़ करना चाह रहे होंगे या फिर सीटेट के अलावा वर्ग 3 का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक है साथियों, जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं और आपकी जो तैयारी है उसको और भी अच्छा कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा बुक ये माना जाता है साथियों, क्योंकि इन्होंने कंटेंट काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया है, ठीक है? इसके बाद में हम जो है भोजन के स्रोतों पे नज़र डालते हैं साथियों कि भोजन के अलग-अलग प्रकार कहाँ से और भोजन कहाँ से हमें मिलता है ना? सो आप सभी को पता है कि भोजन जो है सामान्यतः पादपों से मिलता है और जंतुओं के माध्यम से मिलता है। यदि आप दाल की बात करें या चावल की बात करें, अनाज में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के जो अनाज हम खाते हैं अपने दैनिक जीवन में, सो बहुत सारे जो पदार्थ है हम कह सकते हैं वो कहाँ पादपों से मिलता है, यानी कि पेड़-पौधों से मिलता है। और दूसरा हम जंतुओं से लेते हैं, जैसे मांस हो गया या मटन हो गया या फिर अन्य प्रकार के जो हम भोजन करते हैं मांसाहारी, वो कहाँ से मिलता है? सो वो जंतुओं से मिलता है, ठीक है? सो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, जिससे आपका और भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा क्या? सो मैंने यहाँ पे क्या जान सकती हूँ, भोजन के स्रोतों में मैंने यहाँ पे 2 प्रकार लिया है। पहला प्रकार पादपों से और दूसरा प्रकार मैंने यहाँ पे लिया है जंतुओं से, ठीक है? सो पादपों से हम जो पदार्थ या हम कह सकते हैं जो भोजन प्राप्त करते हैं, वो सभी प्रकार से कैसे होते हैं? भोजन यानी कि पौधों के द्वारा उत्पन्न, यानी कि पौधों के द्वारा मिले हुए भोजन होते हैं, ठीक है? जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा अनाज,
अनाज आप कहाँ से प्राप्त करते हो? पादपों से ही करते हो, है ना? उसके बाद में फल हो गया, अनाज हो गया, फल हो गया, सब्ज़ी हो गया, ठीक है? सब्जियाँ हो गया, सब्ज़ी हो गया, उसके बाद में दालें, ठीक है? तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सामान्यतः कुछ ऐसे उदाहरण लिया है जो कि आपको इन उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भोजन के कितने स्रोत हैं, भोजन कहाँ-कहाँ से आता है। सो भोजन का 2 स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, एक पादपों से और एक जंतुओं से, जो कि हम अपने दैनिक जीवन में यहीं से जो है जो मिलता पदार्थ मिलता है उनका हम उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैंने उदाहरण यहाँ पे बताया है आपको जंतुओं से, ठीक है? सो जंतुओं में आप देखते होंगे साथियों जैसे मांस हो गया, है ना? मांस, ठीक है? इसके बाद में मछली, मांस, मछली, उसके बाद में अंडा, दूध, अंडा हो गया और दूध हो गया, इसके बाद में मक्खन, पनीर, है ना? मक्खन और पनीर, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मांस, मांस को डायरेक्टली खाया जाता है, ठीक है? उसके बाद में मछली हो गया, इसके बाद में अंडे हो गए, इसके बाद में जो दूध है, दूध भी कहाँ से मिलता है? तो दूध भी जंतुओं के द्वारा ही मिलता है, जैसे भैंस हो गया या फिर गाय हो गया, इनके माध्यम से क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है? जंतु के अंतर्गत। पनीर हो गया, है ना? तो ये सब किसके माध्यम से मिल रहे हैं हमें? तो ये मिल रहे हैं जंतु के द्वारा और इनका जो भोजन के रूप में हम अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? सो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे क्या कि भोजन के स्रोत कितने हैं या भोजन कहाँ-कहाँ से मिलता है हमें? सो पादपों के द्वारा और जंतुओं के द्वारा, ठीक है? और इसके कुछ उदाहरण भी बता दिया है मैंने और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि उदाहरण आप बहुत ही ईज़िली समझ पाओगे और यदि क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो बहुत ही अच्छे से उसे हल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है साथियों जो आपके दैनिक जीवन में जो आप भोजन करते हो या जो प्रक्रिया जो आप करते हो वही जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ अब आपको भोजन के अवयव। पहला मैंने आपको क्या बता दिया है भोजन के प्रकार सॉरी भोजन के स्रोत जो कि भोजन कहाँ-कहाँ से हमें मिलता है। दूसरा मैं यहाँ पे नज़र डाल रहा हूँ भोजन के अवयव। सो भोजन कितने प्रकार से हमें मिलता है, ठीक है? कहाँ-कहाँ से हो गया, कितने प्रकार से मिलता है, ठीक है? सो अब जो है भोजन के अवयव में आपको देखने को मिलेगा दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व इसको 2 कैटेगरी में यानी कि 2 प्रकार से यहाँ पे बाँटा गया है, ठीक है? पहला मैंने यहाँ पे क्या कहा है साथियों दीर्घ पोषक तत्व और दूसरा लघु पोषक तत्व जिसे दीर्घ पोषक तत्व इंग्लिश में से कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना? इसके बाद में इसमें कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो भोजन के अवयव में जो दीर्घ पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं, जिनको हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, बहुत अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है? तो इसे भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है? क्या? अधिक मात्रा में इसकी क्या होती है? अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है? अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। यदि मैं इस लघु पोषक तत्व की बात करूँ साथियों, तो लघु पोषक तत्व में क्या होगा? लघु पोषक तत्व में कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है? ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ साथियों, जिससे कि आपका जो डाउट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भोजन के अवयव के अंतर्गत मैंने 2 प्रकार बताया, 2 अलग-अलग अवयव बताया। पहला क्या दीर्घ पोषक तत्व, दूसरा क्या बताया मैंने लघु पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बताया आपको कि दीर्घ पोषक तत्व में हम इनकी अधिक मात्रा यानी कि हमारे शरीर में इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है? इसके बाद में लघु पोषक तत्व में मैंने क्या कहा है कि इनकी आवश्यकता जो है कम मात्रा में होती है, ठीक है? अच्छा इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा साथियों कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा तत्व है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी के रूप में हमें ये मिलता है, ठीक है? सो पहला उदाहरण आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट क्या? कार्बोहाइड्रेट ठीक है? पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको सेकंड याद रखना है प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ही जो है एनर्जी के रूप में हमें जो है इसके अवयवों के रूप में देखने को मिलते हैं अधिक मात्रा में। इसके बाद में वसा आपको देखने को मिलता है ना? वसा हो गया और वसा के बाद में नेक्स्ट आप जल को भी यहाँ पे ले सकते हैं। जल से वैसे एनर्जी यहाँ पे नहीं मिलती है, फिर भी आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का जो आधे से ज़्यादा भाग भी हम कह सकते हैं यहाँ पे शरीर का जो निर्माण है 70% भाग किससे हुआ है? जल से हुआ है ना? 70% भाग जो है क्या है? हमारे शरीर में 70% भाग क्या है? जल है, ठीक है? लेकिन इससे कोई पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं भाई, नहीं मिलते हैं, ठीक है?
क्योंकि मैं यहाँ पे एक-एक पॉइंट पे नज़र डाल रहा हूँ साथियों, जो कि क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि कभी-कभी क्या है डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ठीक है? तो यहाँ तक आपका जो है दीर्घ पोषक तत्व क्लियर हो गया। दीर्घ पोषक तत्व मैंने क्या बताया कि सबसे पहले इसकी अधिक आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। एनर्जी कहाँ-कहाँ से मिल ऊर्जा कहाँ-कहाँ से मिलता है हमें? यह दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत जो एनर्जी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से और जल से नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा शरीर का जो निर्माण है या हमारे शरीर में 70% जो भाग है वो क्या है? जल है, ठीक है? ये हो गया दीर्घ पोषक तत्व। इसके बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं लघु पोषक तत्व पे, ठीक है? तो लघु पोषक तत्व क्या है साथियों? लघु पोषक तत्व वे तत्व है जो हमारे शरीर में इनकी मात्रा कम होती है। अब मेरे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है पोषक तत्व क्या ले लिया? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा। इसके बाद में जो बचते हैं वो क्या कहलाएँगे? लघु पोषक तत्व। अब लघु पोषक तत्व में आपको देखने को मिलेगा सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं खनिज, है ना? खनिज खनिज में आपको देखने को मिलेगा विटामिन्स, ठीक है? खनिज में बहुत सारे विटामिन्स हो सकते हैं, ठीक है? विटामिन्स हो सकते हैं और विटामिन्स में पूरे विटामिन्स आ सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, है ना? तो सभी प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं वो किसमें देखने को मिलेंगे? लघु पोषक तत्व में और इन पदार्थों की जो मात्रा है हमारे शरीर में कम आवश्यक होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया, इनके बिना जो है हम जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है? और सबसे अधिक मात्रा में जो है एनर्जी जो मिलता है, वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, है ना? और ये जो दीर्घ पोषक तत्व है साथियों, इन दीर्घ पोषक तत्वों को कहा जाता है क्या कहा जाता है? ऊर्जा देने वाले, है ना? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व किसे कहा जाता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है भाई? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, है ना? देने वाले पोषक तत्व भी कहा जाता है किनको? दीर्घ पोषक तत्व को, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला पेज पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट अगला पेज अब हम यहाँ पे नज़र डालते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारा पहला पोषक तत्व है, ठीक है? इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? सो हम यहाँ पे पहले नज़र डालते हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे शरीर में जो है मुख्य रूप से जो है ऊर्जा उत्पादक यौगिक माना जाता है ना? यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है या कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है जो कि शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिकों के रूप में इसे माना जाता है ना? ये आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा सेकंड ऑप्शन सेकंड पॉइंट भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है जो कि शरीर में मुख्य ऊर्जा उत्पादक स्रोत है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी यदि मिलता है तो वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है? सेकंड, यह सर्वाधिक तुरंत ऊर्जा देने वाला यौगिक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे मुख्य ऊर्जा उत्पादक कार्बोहाइड्रेट्स है। सेकंड, सर्वाधिक ऊर्जा और तुरंत ऊर्जा यदि कहीं से मिलता है तो वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स से, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है कार्बोहाइड्रेट में? तो कार्बोहाइड्रेट ये हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में ग्रहण करता है? तो आपको ये पता है ना होना चाहिए ग्लूकोज के रूप में, ठीक है? सो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि कार्बोहाइड्रेट किन यौगिकों से मिलकर बना हुआ है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है? क्या-क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अब यहाँ पे बहुत बार क्या हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, लेकिन इनका अनुपात यदि आपसे पूछ लें तो बहुत बार यहाँ से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो इसका अनुपात भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या? कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है कार्बोहाइड्रेट में, वो पाया जाता है 1:2:1, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं साथियों हम, उदाहरण क्या? उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं ग्लूकोज़ का, ठीक है? ग्लूकोज़ का उदाहरण देखते हैं। ग्लूकोज़ का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज़ जो है क्या लिखते हैं? C6H12 और O6H12 है, ठीक है? इसको मैं और अच्छा से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12, ठीक है? अब यदि आप इसको हल करते हो साथियों O6 है, ठीक है? ये O6 है, याद रखना है, ठीक है? इसको मैं और अच्छा से यहाँ पे लिख देता हूँ O6, ठीक है? जब आप इसे जो है डिवाइड करोगे साथियों तो क्या होगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और फिर पुनः फिर से 6 कम 6। तो यहाँ पे अनुपात आपको देखने को मिल रहा होगा 1:2:1, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि यदि कार्बन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यदि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 2:1:1, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिया है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है वो है साथियों कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे आज समझ लेते हैं इस क्लास में कार्बोहाइड्रेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार, ठीक है?
सो कार्बोहाइड्रेट में आप सभी को पता है क्या कि कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकार से हम पढ़ते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट जो है सामान्यतः आपको मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और एक पॉलीगोसेकेराइड के रूप में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, क्या क्या बता दिया मैंने। तो आपको यहाँ पे याद रखना है एक डाइनोसेकेराइड और एक पॉलीगोसेकेराइड। ठीक है, इसका हम बहुत ही डिटेल से जो है यहाँ पे चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बता दूं साथियों क्या कि जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या कि मोनोसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलेगा। सो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और एक हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया। इसके बाद में यहीं पे यदि मैं चर्चा करूँ डाइसेकेराइड की। ठीक है, सो डाइसेकेराइड, डाइनोसेकेराइड नहीं है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, इसे सही कर लेना है आपको। ठीक है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में या फिर इसे ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है। डाइसेकेराइड में क्या आपको देखने को मिलेगा सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज, है ना। क्या क्या सुक्रोज, ठीक है, उसके बाद में मल्टोज, सुक्रोज, मल्टोज और सॉरी लैक्टोज। ठीक है, सो ये एग्जांपल हो गए, कहीं के एग्जांपल हुए ये इसके हाइड्रो सॉरी डाइसेकेराइड्स के। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं पॉलीगोसेकेराइड्स पे। पॉलीगोसेकेराइड्स के उदाहरण आपको देखने को मिलेगा साथियों स्टार्च और ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च क्या है, स्टार्च है और ग्लाइकोजन। ठीक, ग्लाइको ग्लाइकोजन ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, ये इसको मैं और सही कर देता हूँ। ठीक है, क्या है स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो पहला हो गया स्टार्च, स्टार्च हो गया। दूसरा यहाँ पे याद रखना है ग्लाइकोजन। ठीक है, ये हो गया दो उदाहरण। सो मैंने यहाँ पे बताया साथियों आपको कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, पहला मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स के उदाहरण मैंने यहाँ पे बताया आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया यहाँ पे डाइसेकेराइड्स। तो डाइसेकेराइड्स के क्या उदाहरण है, तो डाइसेकेराइड्स के उदाहरण मैंने यहाँ पे बताया सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, इसी प्रकार स्टार्च के दो उदाहरण याद रखना है, सॉरी पॉलीगोसेकेराइड्स के दो उदाहरण याद रखना है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, सो ये जो है ये उदाहरण आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगला पेज पे, और अगला पेज पे हम यहाँ पे नजर डालेंगे शर्करा के रूप में भी हमें, कुछ शर्करा के रूप में भी हमें कार्बोहाइड्रेट से देखने को मिलता है। सो सबसे पहले शर्करा के जो कार्बोहाइड्रेट्स के कितने दो प्रकार जो है हमें शर्करा के रूप में देखने को मिलता है, एक यानी कि शर्करा और एक अशर्करा, है ना। तो शर्करा के रूप में जो है वो क्या क्या देखने को मिलता है, सो आपको याद रखना है यहाँ पे शर्करा के रूप में जो है क्या देखने को मिलता है, मोनोसेकेराइड्स, है ना, सॉरी मोनोसेकेराइड्स और एक डाइसेकेराइड्स है जिसे हम शर्करा के रूप में प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शर्करा क्या होता है, शर्करा जो स्वाद में कैसा लगता हो, मीठा लगता हो ना, स्वाद में मीठे हो। ठीक है, स्वाद में मीठे हो जिसे हम शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसके बाद में ये स्वाद में कैसे होंगे, मीठे नहीं होंगे। ठीक है, मीठे नहीं होंगे, ये याद रखना है। और इसमें शर्करा के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों मोनोसेकेराइड्स, क्या मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड। ठीक, ये आपको याद रखना है मोनोसेकेराइड्स। और नेक्स्ट अगला इसमें आता है डाइसेकेराइड्स। ठीक है, डाइसेकेराइड। ये दो उदाहरण आपको शर्करा के अंतर्गत याद रखना है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आपको यहाँ पे याद रखना है अशर्करा के अंतर्गत। अशर्करा मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये मीठा, इसमें मीठा नहीं होता है। ठीक है, जैसे पॉलीगो तथा पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीगो तथा पॉलीसेकेराइड्स आपको याद रखना है, पॉलीगो तथा पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीगो तथा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड ये याद रखना है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स है, सेकेराइड नहीं, सेकेराइड्स। ठीक है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स के शर्करा और अशर्करा के रूप में जो है अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो शर्करा मैंने क्या बताया आपको स्वाद में मीठे होते हैं, और अशर्करा जो है मीठे नहीं होते हैं। इसके उदाहरण भी मैंने यहाँ पे बताया कि शर्करा के अंतर्गत मोनोसेकेराइड्स आपको देखने को मिलता है, मोनोसेकेराइड के रूप में और डाइसेकेराइड्स के रूप में। ठीक है, और अशर्करा में पॉलीगोसेकेराइड्स और पॉलीगो और पॉलीगोसेकेराइड्स इसे कहा जाता है। ठीक है, सो पॉलीगोसेकेराइड्स का मतलब यदि हम देखें तो शर्करा के रूप में, पॉलीगोसेकेराइड्स के रूप में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण या स्रोत पे हम यहाँ पे नजर डाल देते हैं साथियों। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हम यहाँ पे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, है ना,
कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोतों पे हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या क्या होंगे? सो आपको यहाँ पे याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत में आपको देखने को मिलेगा साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत में अनाज हो गया, चावल, गेहूं, मक्का, है ना। क्या हो गया? अनाज, गेहूं, चावल और मक्का, ठीक है। इनमें जो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है सबसे अधिक मात्रा में। यदि हम कहें तो चावल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आप चुकंदर ले सकते हैं, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, है ना। इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। साथ ही साथ गन्ना, ठीक है, गन्ना हो गया। उसके बाद में केला, ठीक है, केले, उसके बाद में फल। इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स के जो गुण यहाँ भी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से हमें देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो लगभग हमारे शरीर में चाहिए, वो चाहिए साथियों। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का कितना ग्राम चाहिए? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का लगभग, ये भी याद रखना है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का लगभग चाहिए 1 ग्राम, है ना। कितना चाहिए? 1 ग्राम। और 1 ग्राम लगभग कितना होता है? 4.2 कैलोरी के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर में 1 ग्राम है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में, इसे कर लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। 1 ग्राम बराबर से क्या होगा? 1 ग्राम बराबर से होता है 4.2, यानी कि 4.2 कैलोरी के बराबर ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो है 4.2 कैलोरी के बराबर ऊर्जा क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना चाहती हूँ कि यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग यदि मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो लगभग 500 ग्राम कैलोरी की या 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, जो कि ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के रूप में ग्रहण हम करते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट में ही बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। सो ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ कि जंतुओं का संग्रहित भोजन, जंतुओं का संग्रहित भोजन जो होता है ना, संग्रहित भोजन कैसे होता है? जंतुओं का संग्रहित भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है, तथा पादपों का संग्रहित भोजन आपको देखने को मिलेगा स्टार्च के रूप में। जैसे सूर्य का जो प्रकाश के माध्यम से पौधे जो है भोजन बनाते हैं, सो किस रूप में ग्रहण करते हैं? सो स्टार्च के रूप में, ठीक है, तो स्टार्च कहा जाता है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारा यकृत कैसे करता है? यकृत जो है ग्लूकोजन, सॉरी, यहाँ पे जो है आपको ये याद रखना है कि ये जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारा जो यकृत जो है ना, यकृत किस रूप में ग्रहण करता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जो कि आपको याद रखना है क्या? ग्लूकोजन के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे ग्लूकोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे है कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लूकोजेनेसिस, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लूकोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है, शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स को वसा में बदलने की प्रक्रिया को क्या जाता है? लिम्फोजेनेसिस, है ना। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या कहा चाहती हूँ कि शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स को वसा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सो वो कहलाता है लिम्फोजेनेसिस, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण कैसे कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें हम सबसे अच्छा एक उदाहरण देखते हैं स्टार्च का, है ना। किसका? स्टार्च का। सो आप सभी को पता है स्टार्च का। सो स्टार्च को कैसे परीक्षण करेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? इससे सबसे पहले स्टार्च का परीक्षण करना है तो सबसे पहले पत्ती को क्या करेंगे? पानी तथा एल्कोहल में उबालते हैं, ठीक है। पानी और एल्कोहल में क्या करेंगे? उबालेंगे, ठीक है। उबालते हैं, उसके बाद में उसे ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। ठंडा कर लिया जाता है, उसके बाद अब इसमें क्या करें? आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन का लास्ट क्या करेंगे? आयोडीन के लगभग 2 से 3 बूंद, है ना। आयोडीन के लगभग 2 से 3 बूंद यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। 2 से 3 बूंद डालते हैं तो इसमें कलर, अलग प्रकार से कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उपस्थित है, ठीक। तो यहाँ पे हमने जो है भोजन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार देखे सकते हैं, और भोजन के महत्वपूर्ण प्रकार में इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर किया कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स में के प्रकार कितने हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे समझने का प्रयास किया है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्लासेस आप देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, और एक बात बता दूँ साथियों कि इस क्लास का जो PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके अपना फिर से इसे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।